हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। दोस्तों, CHSL का मौसम चल रहा है। CHSL के एग्जाम होने वाले हैं। जैसा कि मैं बराबर कहते रहता हूं कि नौकरी पाने का सुनहरा मौका होता है CHSL। मैं इसलिए ऐसा इसलिए कहता हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो अगर थोड़ा सा सिंसियरली तैयारी करता हो, प्रैक्टिस करता हो, तो समझो कि वो सिक्योर्ड है कि उसे नौकरी हो जाएगी। तो इसीलिए इस मौका को चूकना नहीं है साथियों। इस बार आर या पार नौकरी ले लेनी। CHSL में इंग्लिश पेपर के बारे में मैं आपको बराबर कुछ जानकारी दे रहा हूं। आज का वीडियो मैं लाया हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जहां तक CHSL की बात है, इसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है। इसमें दो शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इंप्रूवमेंट होते हैं। आप समझ सकते हैं, यानी सेंटेंस में सुधार लाने हैं, यानी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी होगी। अगर नहीं होगी तो एक ऑप्शन दिया रहता है नो इंप्रूवमेंट। ये तो क्वेश्चन का प्रकार होगा। अब आ जाओ कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किन बातों का ध्यान रखना होता है, लोग आमतौर पे क्या समझ बैठे हैं, उनका ये समझना कितना सही है, इन सारी बातों की विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को आपके सामने वो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप राइट ऑप्शन को चुन सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और पूरा फायदा उठाएंगे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। साथियों, CHSL एग्जाम के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो आप तो समझ गए। तो सेंटेंस अमूमन लिखे जाते हैं किस बात पे? ग्रामर पे। बिल्कुल सही। लेकिन क्या सिर्फ ग्रामर की जानकारी पे करेक्ट सेंटेंस लिखे या बोले जा सकते हैं? नहीं, ये कंप्लीट आंसर नहीं होगा। सिर्फ ग्रामर के आधार पे सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकते साथियों, उसमें और भी कई बातें होती है। तो सेंटेंस में क्या क्या बातें होती है? सही शब्दों का इस्तेमाल, यानी वोकेबलरी। दूसरी बात, ठीक है, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ड्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इन सारे चीजों का योगदान होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। इसलिए सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को पूरे बड़े वाइड स्केल में देखना होगा, बड़े कैनवस पे देखना होगा, तभी हम समझ सकते हैं एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। और जब तक आप एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन नहीं समझते हैं, तब तक आपका मुकम्मल जवाब नहीं आ पाएगा, आपके पास ठोस कारगर तरीका नहीं होगा उस क्वेश्चन को करने का। तो आइए शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ टफ स्टैंस। स्टैंस का मतलब क्या होता है? पोस्चर, पोजीशन, स्थिति, स्थान, अवस्था। तो गवर्नमेंट ने लिया, अडॉप्ट मतलब लेना, आप तो जानते हैं, अपनाना, अपनाया है एक कड़ा तरीका। विद रिस्पेक्ट ऑफ, ये अंडरलाइंड, टेरर एंड सिक्योरिटी, आतंक और सुरक्षा। समझ गए? ये जो अंडरलाइंड पार्ट है, यही आपको ध्यान देना है। क्या ये पार्ट यूज के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से, वोकैब के हिसाब से सही है? अगर सही है तो ऑप्शन आपका 3 नंबर जवाब होना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर गलत है तो इस गलती को बाकी 3 में से किसको रिप्लेस करे तो वो सही हो जाए, यही करना है आपको। तो आइए एक यूज देखते हैं, विद रिस्पेक्ट ऑफ टेरर। तो विद रिस्पेक्ट टू एक फ्रेजल इस्तेमाल है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेजल वर्ब है, एक इस्तेमाल है इस तरह का, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेज है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू। ये सीधा सीधा यूजेज वाला था, इसलिए ज्यादा कुछ करना नहीं। मैं क्या कहता हूं बराबर, भाषा सीखने की जरूरत कैसे है? भाषा सीखने की जरूरत है यूज से। और यूज आपको कहां मिलेगा? जब ज्यादा पढ़ेंगे। इसलिए बार बार जोर देता हूं रीडिंग पे। जब आप रीड करेंगे ना, तो आपको स्टाइल देखने में आएंगे, कौन कौन से फ्रेज वगैरह वो बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में है, बहुत यूज किए जाते हैं। ये सारी चीजें स्वतः दिमाग में बैठने लगेगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा साथियों। तो अप्रोच सही करना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर गोइंग थ्रू देयर ब्रोशर। ब्रोशर होता है ना किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप किसी इंस्टीट्यूट में गए होंगे एडमिशन लेने, तो उसका ब्रोशर होगा
कि वो इंस्टीट्यूट किस लिए है, क्या करता है, कैसे क्या प्रोग्राम, ये सारे डिटेल्स होते हैं। उस पुस्तिका का नाम होता है ब्रोशर। ब्रोशर अब है आई हैज डिसाइडेड टू मेक अ डोनेशन टू हेल्प। सबसे पहले इस अंडरलाइन पार्ट को देखेंगे, क्या ये ग्रामेटिकली सही है। आई के साथ क्या होता है साथियों, हैड कि हैव, इट मींस ये गलत है। अब ये गलत अगर है तो नीचे दिए गए 3 ही ऑप्शन में से कोई रिप्लेस करेगा, तो न्यू इंप्रूवमेंट तो खत्म हो गया। आई डिसाइडेड फॉर मेकिंग अ डोनेशन टू हेल्प। आई डिसाइडेड टेंस हो गया आपका पास्ट टेंस V2 है ना, सिंपल पास्ट। कैसे तय हुआ कि सिंपल पास्ट हो, यहां हैज डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है जी। तो आफ्टर गोइंग, आफ्टर का मतलब क्या होगा, काम पहले होगा, ठीक है, ये पास्ट के सिचुएशन की बात है। आफ्टर गोइंग थ्रू देयर ब्राउज़र, ब्राउज़र पढ़ने के बाद। आई हैज डिसाइडेड गलत हो गया, आई डिसाइडेड हो सकता था, डिसाइडेड व्हाट, डिसाइड तय करना, तो तय करना, तय करके आप क्या करेंगे, क्या तय करते हैं, आगे क्या करना। तो आपने पढ़ा होगा वर्ब नॉन फाइनाइट्स में इन्फिनिटिव का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज ये है कि जब आपको बताना हो कि कोई काम आगे होना, तो आप टू जोड़ V1 का इस्तेमाल करते हैं साथियों इन्फिनिटिव का, तो फॉर मेकिंग यहां गलत यूज हो जाएगा। तीसरा आ जाओ, आई डिसाइडेड टू मेक अ डोनेशन, टेंस बिल्कुल सही है, और टू जोड़ V1 इन्फिनिटिव ये सही हो सकता है। 4 नंबर आई डिसाइड, ये होगा नहीं, बात हो रही पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, बात हो रही पास्ट के प्रसंग में, इसलिए डिसाइड क्या, सिंपल प्रेजेंट V1, ये नहीं हो सकता, तो टेंस के हिसाब से ये कट गया। तरीका क्या दिए गए, जब एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, गलत जो ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। या आम जिंदगी में भी होता है, जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेज होते हैं तो हम बहुत सारे चॉइसेज को खारिज करते हैं, हटाते हैं। कैसे, ये देख के कि कौन सा फिट हो रहा है हमारे सिचुएशन। सिमिलरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा, और यही एक सच्चा ट्रिक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, नो वन हैज डन एनीथिंग फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू दीज रूरल लेबरर्स सिंस दे हैव रिटर्न्ड। बहुत मुश्किल नहीं, बहुतों को जवाब सूझ भी रहा हो। क्या करना है आपने देखा होगा, सिंस को के यूज को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बखूबी जान सकते। सिंस क्या होता है, डेट्स बैक, वो पीछे की ओर इशारा करता, पास्ट की ओर इशारा करता, और सिंस से जैसे आप जोड़ेंगे तो सिंस के बाद वाला टेंस क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट। आपने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट, गलत हो गया। आ जाओ ऑप्शन देखते हैं, सिंस देयर रिटर्न, अब ये क्या है, सिंस आ गया, सिंस है प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है ना, तो रिटर्न क्या है, नाउन है, ठीक है। इंडिया हैज डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, 1947 क्या है, ईयर का नाम है, नाउन। सिमिलरली सिंस दे रिटर्न, आप सेंटेंस जोड़ेंगे, इंडिया हैज डेवलप्ड अ लॉट सिंस इट गॉट इंडिपेंडेंस, पूरा सेंटेंस, टेंस हो गया सिंपल पास्ट। सेंटेंस होगा तो टेंस ध्यान रखना सिंपल पास्ट, और नहीं तो सीधा कोई नाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, ये तो जच रहा है अभी, आगे और भी देखते हैं। दूसरा, व्हेन दे हैव रिटर्न, सिंस के बाद होगा दे हैव रिटर्न, बिल्कुल गलत, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। सिंस दे हैड रिटर्न, पास्ट परफेक्ट हो रहा है साथियों, बिल्कुल नहीं, खासकर पास्ट परफेक्ट ये बहुत कंफ्यूजिंग टेंस होता है। मैं जब अक्सर बच्चों को टेंस पढ़ाता हूं क्लास में तो इसको बिल्कुल वहीं क्लियर करता हूं कि पास्ट परफेक्ट, और वो फिर कभी गलती नहीं करते। तो आप भी ये समझ लो सीधी सी बात कि पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले कोई काम खत्म हो गया था, यानी पास्ट ऑफ पास्ट, तब होगा पास्ट परफेक्ट। क्या यहां ऐसा कोई सेंस आ रहा है, क्या ऐसा कोई इशारा है कि किसी टाइम के पहले ये काम हो गया था, नो, तो आपका ये पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि ये गलत तो है। तो आपका जवाब बन गया कौन, सिंस देयर रिटर्न। अब आ जाओ 4 नंबर, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर
वी मे हैव बीन ट्रेवलिंग, टेंस को गौर करेंगे साथियों, हैव बीन ट्रेवलिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू स्पेस फॉर अ हॉलीडे, सही होगा ये? नहीं, बात कब की आप कर रहे हैं? इन फ्यूचर, आने वाले समय में। तो आने वाले समय में होने वाले काम को बताने का कौन सा टेंस आपने देखा है? बिल्कुल सही, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का रूप क्या होता है? शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो आइए, माइट हैव बीन गलत, हैव बीन ट्रेवलिंग गलत, मे बी ट्रेवलिंग ये हो गया आपका, क्योंकि मॉडल हो सकता है या शैल विल भी मॉडल में आ सकता है उसके जगह। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अनपैक, ईट देयर लंच एंड रिलैक्सिंग। बहुत मजेदार सवाल है, कई बार इवन की कैट मैट के एग्जाम में भी पूछे गए इस तरह के सवाल। इसको बोलते हैं पैरेललिज्म, यानी एक से ज्यादा जब ग्रामेटिकल आइटम आने लगे लिस्टिंग के तौर पे लगातार, तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि उन सब का फॉर्म एक होना चाहिए। तो आप गौर करिए, यहां आपने क्या करा? अनपैक वर्ब है V1, पैक अनपैक, ईट कैसा फॉर्म? V1, और तीसरा फॉर्म क्या दे रहे हैं आप? V1 ING, करेक्ट होगा? नहीं, V1 सब V1। तो क्या करना होगा? रिलैक्स। है कोई ऑप्शन? मिलाइए, अनपैक ईटिंग गलत, अनपैक ईट रिलैक्स, मिल गया, तीनों V1 आ गया। दिस इज योर चॉइस, नो इंप्रूवमेंट की बात ही नहीं है। फिर अनपैक है ना, ईटिंग ING वाला होगा। अभी 5 और क्वेश्चंस इसके बाद आ रहे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 6, हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। गौर से देखेंगे, हु अंडरलाइंड, इट मीन्स यही पार्ट सस्पिशियस है, डाउटफुल है, आपको इसी को चेक करना। अब हु कितने तरह से यूज किए जाते हैं? 2 तरह से, एक इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हु सेंटेंस में इस तरह से यूज होता है कि हु के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी ये कनेक्ट करता है दो को, ठीक है? तो क्या ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन सेंटेंस रहता तो क्या होता? क्वेश्चन का निशान होता, ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं। तो बचा कौन? रिलेटिव। रिलेटिव कब होगा? कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन तभी होगा जब उसका कोई एंटेसेडेंट होगा, यानी उसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन होगा, तभी करेक्ट यूज होगा। हु का कोई है नाउन प्रोनाउन, इसका एंटेसेडेंट है कोई? नहीं, तो क्या ये हु का करेक्ट यूज है? नहीं। अब आ जाओ, हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, 2 सेंटेंस। तो क्या करेंगे? दैट हु लिव, वर्ब क्या है? गौर करेंगे, वर्ब है V1। सिंपल प्रेजेंट में अगर बात करें तो वर्ब हो गया कैसा? प्लूरल, है ना? V1 फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के लिए आता है, यानी हु का एंटेसेडेंट कैसा होना चाहिए? प्लूरल। क्या दैट प्लूरल मानेंगे? नहीं, दैट है सिंगुलर, रॉन्ग। क्योंकि हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव के बाद आने वाला वर्ब या प्रोनाउन किसके अनुसार होना चाहिए? रिलेटिव के एंटेसेडेंट के अनुसार होना चाहिए। इसे जरूर याद रखें। अब आ जाए दूसरा, देयर। क्या देयर हो सकता है किसी का एंटेसेडेंट? हमने पढ़ा एंटेसेडेंट देयर नहीं होता। देयर तो क्या हो गया? प्लेस बताने के लिए आप यूज करें ना, गो देयर, एडवर्ब हो गया प्लेस, गलत। तीसरा, दोज हु लिव। अब दोज क्या है? आ गया प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिंगुलर की प्लूरल? दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। वर्ब एग्री कर रहा ना? अरे वर्ब V1 प्लूरल है तो एंटेसेडेंट भी आपका कैसा है? प्लूरल है। सही जवाब, 3 नंबर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ऑल्दो
he got home last night is still a mystery to us. गौर करेंगे, although का क्या मतलब समझा आपने? एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। कुछ कंजंक्शन दो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। ऑल्दो जब जोड़ेगा तो दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। और कैसे सेंटेंसेस? जिसके अर्थ एक दूसरे के अपोजिट हो, कॉन्ट्रास्ट बताता है। तो क्या गौर से देखिए, यहां दो सेंटेंस है, ही गॉट होम लास्ट नाइट, और एक अगला है इज स्टिल ए मिस्ट्री टू अस। क्या दोनों में विरोधाभास है? क्या दोनों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऑल्दो का यूज क्या, सही या गलत? गलत। इट मीन्स इट नीड्स इंप्रूवमेंट, इसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आ जाओ हाउ। हाउ मतलब कैसे, वो पिछली रात घर कैसे पहुंचा, अभी भी रहस्यमय है। हो सकता है, डाउटफुल क्या है कि वो आया कैसे। वाइल, वाइल कंजंक्शन है, आपने पढ़ा होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है कंजंक्शन। कब? जब कोई एक्शन कंटिन्यू कर रहा, किसी चीज का प्रभाव कंटिन्यू कर रहा है, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, उसको कनेक्ट करते हैं वाइल। ठीक है, वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी जब तक सांस तब तक आस। तो सांस क्या है? एक पीरियड तक। लाइफ क्या है? एक पीरियड है। अरे बात समझ। तो यहां वाइल का सेंस तो है, आप कंटिन्यूटी वाले में तो थोड़ी बता रहे जिस दौरान। तीसरा, ये तो होगा नहीं। सिंस, सिंस का कब यूज करते हैं? प्रीपोजिशन की तरह। सिंस है ना, कंजंक्शन की तरह। तो प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं, टाइम बताता है। कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं, रीजन बताता है। क्या ये दोनों बात है? क्या ये बताना है आपको कोई टाइम? क्या ये कोई कारण है? क्यों मिस्ट्री है कि वो रात घर पहुंचा? ये मिस्ट्री, ये तो कारण नहीं हो सकता है। इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट जवाब आपका होगा 1। अब आ जाओ 8। ही वॉज डायरेक्टेड टू टेक कंप्लीट रेस्ट बाय हिज फिजिशियन। अंडरलाइन पार्ट इज ए वर्ड। मैंने पहले ही कहा था शुरू में कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वोकेबलरी संबंधित, वर्ड के यूज संबंधित भी एरर आते हैं, उसे आपको करेक्ट करना होता है, रिप्लेस करना होता है। करेक्ट। डायरेक्टेड, डायरेक्ट शब्द का क्या होता है? मतलब किसी को निर्देश देना, बताना, इशारा करना, दिशा बताना। किसके द्वारा? ये वर्ड किसके लिए आ रहा है? फिजिशियन। फिजिशियन मतलब डॉक्टर, वैद्य। तो जैसे ही कोई एक्सपर्ट अपने फील्ड का किसी को कुछ कहेगा, अपने क्लाइंट को, है ना, तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड होता है एडवाइस। क्या वर्ड होता है? एडवाइस। क्योंकि एडवाइस का मतलब ये होता है एक ऐसा सजेशन, कुछ ऐसा कहना जो अगले के बेनिफिट के लिए होगा। अगर अगला वैसा ना करेगा तो उसे हार्म हो जाएगा, इसे कहते हैं एडवाइस। आ जाओ। तो आपका क्लियर कट वर्ड का यूज था, इसलिए आपने एडवाइस, क्योंकि इन्फॉर्म होगा नहीं, और सीधे खबर करना किसी बारे में, टोल्ड सीधे सीधे बताना, कहना। अब आ जाओ 9। दो ही प्रॉमिस टू सपोर्ट। कंजंक्शन दो है, एक आ गया ये क्लॉज। ही प्रॉमिस टू सपोर्ट, उसने वादा किया था समर्थन करने का। अगला क्या है? ही बैक्ड अप। तो दो का मतलब क्या हो? दो ऑल्दो वही होता है, दोनों विपरीत मीनिंग। यानी उसने कहा था, प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था, और क्या किया? वादा निभाया नहीं। यहां इसका उल्टा हो, अंतिम मिनट में वो क्या हो गया? हट गया, वादे से पीछे हट गया। बैक हो ना पीछे। आप, मैंने एक वीडियो बनाया बड़ा शानदार, आप देखेंगे उसमें। फ्रेजल वर्ब को ट्रिक से पकड़ना, जो सबसे बड़ा सरदर्द हो रहा है अभी तक एग्जाम देने वालों को, उसके लिए बड़ा आसान ट्रिक बताया कि अगर आप उसमें लगे हुए प्रीपोजिशन पे गौर करोगे, प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को ध्यान रखोगे, तो आप आसानी से पकड़ सकते हो कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आप निगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा इस तरह के, बैक अप। तो अब आ जाओ यहां, क्या हो जाएगा? बैक आउट। आउट का मतलब क्या होगा? कहीं से बाहर। आउट सीधा तो यही हुआ। बैक्ड इन, इन मतलब अंदर, तो अंदर का सेंस होगा निगेटिव। बैक्ड ऑफ, ऑफ भी होता है निगेटिव। मतलब क्या? ऑफ कब? जो किसी चीज का पार्ट है उससे अलग हो गया। मोटरसाइकिल पे, बाइक पे बैठा हुआ था नौजवान, गिर पड़ा, बाइक से अलग हो गया। अरे बात समझ में, वो सेंस तो है नहीं। तो आपका सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? बैक आउट। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन।
मोर देन 1 पर्सन वॉज किल्ड। बहुत जमाने से कंफ्यूजिंग रहा है, क्योंकि विद्यार्थी या लोग समझते हैं मोर, मोर का मतलब ज्यादा, बिल्कुल सही समझते हैं, ये समझने में कोई गड़बड़ी नहीं है, मोर का मतलब होता ही एक से ज्यादा। लेकिन मोर देन 1 ये कुल मिला के एक एक्सप्रेशन लिया जाता है, तो मोर देन वाले में आप देन के बाद यूज को देखेंगे, 1 इसके अकॉर्डिंगली चलेगा, चलेगा। तो मोर देन 1 वॉज किल्ड बिल्कुल सही है, यहां आपको नो इंप्रूवमेंट की जरूरत। तो इस तरह से देखा आपने साथियों कि बड़े आसानी से कुछ बातों का ध्यान रख के, और जैसा मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी कंपटीशन हो दुनिया का, अगर आपकी प्रैक्टिस लेवल और पैटर्न के क्वेश्चन पे है तो आप बाजी मार लोगे, क्योंकि मुझे मालूम सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रख के अगर आप तैयारी करते हो, रिवीजन करते हो प्रॉपर्ली और अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हो, तो कोई सूरत नहीं कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन ना हो, आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए, आप बिल्कुल करो। तो अंत में एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक इजी इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करेंगे साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखेंगे मैंने अभी तक 30-32 वीडियोस डाले हैं, और सारे वीडियोस बिल्कुल अलग अलग तरीके से, और हर वीडियो में इंग्लिश को, जैसा कि नाम है इजी इंग्लिश, बहुत आसान तरीके से, इजी तरीके से इंग्लिश के टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को, ग्रामर के जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स लगते हैं आपको, बड़े आसानी से मैं समझाता हूं। क्वेश्चन जब डिस्कस किए जाते हैं तो आप देख सकते हैं। तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और उसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। सीएचएसएल का मौसम है, एग्जाम आने वाला, आपकी तरह और भी कई साथी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी शेयर करो ताकि उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। और अंत में हमेशा की तरह अपने कमेंट्स जरूर भेजें। अगले वीडियो फिर एक शानदार टॉपिक पे। थैंक यू।